चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट देख लेते हैं। 3 लोगों का जो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। एक अमन कुमार का 94 नंबर है, अंकित कुमार का है पास है, और एक आशुतोष शर्मा का 74 नंबर है। अब इनमें से हम किन्हीं एक का खोलेंगे। जो आया है, टुन्नू आया है, और कौशिक आया है, और अमन आया है। तो कौशिक का ही खोल लेते हैं। 20 को सवाले लगाया है लड़का। चलिए, सबसे पहला सवाल नहीं लगाए हैं, जिसका आंसर है एसीटोन। सवाल है आपका कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर जो होता है, उसमें एसिटिलीन में कौन सा डिजोल्व की जाती है ना? तो एसीटोन होता है वो, है ना। आ, अगला सवाल है इसका कि ब्रास के हाफ, ये सारा बिल्डिंग से सवाल है ना जी। बिल्डिंग से सवाल आपको दिया है हमने, बिल्डिंग का पूरा चैप्टर है। अगला है कि ब्रास के हाफ बियरिंग में ऑयल ग्रुप्स काटे जाते हैं। कौन से चीजल उपयुक्त है काटने के लिए? तो ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए हम लोग हाफ राउंड नोज चीजल का इस्तेमाल करते हैं। अगला है कि चीजल, ये सवाल सही लगाया है। अगला है डीसी वेल्डिंग में पोलरिटी में परिवर्तन के कारण बेस धातु और इलेक्ट्रोड के बीच का ताप विभाजन संभव है। ताप विभाजन होता है, सीधा सीधा ताप जो विभाजन होता है उसके बारे में पूछ रहा है डीसी बिल्डिंग में। दीपक कुमार म्यूट कीजिए। तो उसमें जो होगा आपका से पॉजिटिव पॉजिटिव जो होगा वो 2/3 होगा, और नेगेटिव 1/3 होगा। अगला सवाल सही लगाया है। इसके बाद है छठा नंबर सवाल गलत लगाया है। छठा नंबर सवाल है आपका कि ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ड्राइंग, ये सवाल रिपीटेड है। ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए था, अगर पिछला एग्जाम तुमने दिया नहीं था और क्वेश्चन भी नहीं देखा। अगला सवाल है आपका कि ग्राइंडिंग व्हील की लोडिंग के लिए निम्न में से कौन सा कारण है? तो कारण नहीं है, सॉरी, कारण नहीं है से पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा व्हील का ग्रेन साइज और ग्रेड उपयुक्त होगा। जब सब उपयुक्त होगा तो फिर ड्रेसिंग करने का कोई कारण नहीं बनेगा। अगला सवाल नहीं लगाए हैं, ग्राइंडिंग फ्लूइड का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसमें कोई भी कारण नहीं था, तो कोई नहीं आंसर है। अगला भी आंसर नहीं लगाया है कि ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील के ग्लेज होने का कारण क्या है? तो ग्लेज होने का कारण हम बता दिए हैं आपको। जब बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग व्हील जब बहुत ज़्यादा स्पीड पर चलता है या बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और वर्क का स्पीड कम होता है, तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाता है? ग्लेज हो जाता है। ग्लेज होने के कहने का मतलब उसका जो सरफेस जो होता है ग्राइंडिंग व्हील का, वो चिकना हो जाता है। अगला है रिशार्पनिंग करने के लिए टैप को किस स्थान पर ग्राइंड किए जाते हैं? तो रिशार्प करने का मतलब क्या? उसके कटिंग एज का, टैप का जो कटिंग एज होता है उसको शार्प करना, यानी उसकी धार को तेज करना, ताकि थ्रेड कटिंग आसानी से कर सके। तो आपको पता है कि जहाँ पे धार कटे रहते हैं, यानी कि जहाँ पे थ्रेड जो कटा रहता है टेप का, उसको उसके बीच वाले भाग को हम लोग फ्लूट्स बोलते हैं, जिसके सहारे से आप कूलेंट या फिर लुब्रिकेंट अंदर तक पहुंचाते हैं। तो फ्लूट्स के सहारे से ही जुड़ा रहता है आपका क्रेस्ट। तो उसको फ्लूट के सहारे ही हम लोग ग्राइंड करते हैं उसको रिशार्प करने के लिए। अगला है रिविट होल के सेंटर से प्लेट के निकटवर्ती एज के बीच न्यूनतम दूरी को कहते हैं, तो उसको मार्जिन बोलते हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुमने सवाल नहीं लगाया है। मैं बोलता हूँ कि सवाल पढ़ा करो, 1 बार 2 बार 3 बार सवाल पढ़ा करो जिस सवाल में कंफ्यूजन हो। ये है आपका कि स्नैप हेड रिविट का हेड का ऊंचाई का मापदंड क्या है? मतलब आप किसी स्नैप रिविट का हेड बना रहे हैं तो उसका क्या फार्मूला है, सिर्फ आपसे पूछा गया है। तो इसमें 0.7 इंटू रिविट का ब्यास करते, 0.7 इंटू रिविट का ब्यास करते हैं। रिविट का ब्यास जितना आपका डायमीटर रखना है आपके शैंक का, उसको लेते हैं और इसके उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे आपका रिविट के हेड का ऊंचाई पता चल जाता है। और हेड का ऊंचाई जो है वो ये दोनों चीज़ पे मैटर करता है। उसका ब्यास कितना होगा और ब्यास कितना होगा, उसको 0.7 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये सवाल भी रिपीटेड है आपका टाइप ए वाला। ये तो काउंटर सिंक ड्रिल 90 डिग्री वाला सवाल कल भी था। अगला है व्हील की बैलेंसिंग की जाती है, तो व्हील के प्रत्येक पोजीशन पर एक समान भार करने के लिए व्हील की बैलेंसिंग की जाती है। एक समान भार करने के लिए कहने का मतलब आप समझ सकते हैं
कि व्हील का जो टोटल जो वेटेड है उसको एक सेंटर पे आ जाए। हमने आपको बताया कि हर चीज़ का एक अपना सेंटर होता है ना, तो उसी सेंटर पे उसका सारा वेटेड आ जाए, इस वजह से क्या किया जाता है, उसको बैलेंस किया जाता है। अगला है इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है तो उसकी वायर के व्यास पे, इलेक्ट्रोड का जो वायर होता है उसका व्यास कितना है उसके अनुसार से हम लोग इलेक्ट्रोड का साइज लेते हैं। इलेक्ट्रोड कहने का मतलब जो वेल्डिंग में जो हम लोग रड जो इस्तेमाल करते हैं जो गलता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं ना, तो उसका जो साइज जो लिया जाता है, आप दुकान में खरीदने जाएंगे तो आप उसको बोलना पड़ेगा कि 0.5 mm का इलेक्ट्रोड दे दीजिए, 1 mm का इलेक्ट्रोड दे दीजिए, या 0.3 mm का इलेक्ट्रोड दे दीजिए। वो जो आप 0.3 mm और 0.5 mm और 1 mm जो बोल रहे हैं वो उसका व्यास है। तो इलेक्ट्रोड का जो हम स्पेसिफाई करते हैं इलेक्ट्रोड को या वर्गीकृत करते हैं वो हमारा उसकी व्यास के अनुसार करते हैं, या उसका साइज जो लेते हैं वो व्यास के अनुसार लेते हैं। अगला है आपका कि इलेक्ट्रोड का उत्पादन 2 स्टैंडर्ड लंबाइयों में किया जाता है। क्या है? इलेक्ट्रोड का जो उत्पादन होता है एक स्पेसिफिक लंबाई है, ऐसा नहीं कि कोई इलेक्ट्रोड है वो आप 1 मीटर का बना दिया और कोई इलेक्ट्रोड को 5 मीटर का बना जिस दिया। पे वेल्डिंग करते हैं उसके थिकनेस पे लेते हैं ना सर, इलेक्ट्रोड का लंबाई। जिसको वेल्डिंग करते हैं उसकी थिकनेस पे हाँ सर, जॉब के थिकनेस पे नहीं, इलेक्ट्रोड का साइज पूछ रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रोड की लंबाई लंबाई वाले सवाल में नहीं नहीं, हाँ उसके साइज लिया जाता है, इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है। इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है उसके डायमीटर से न लेंगे। तुम जिसको वेल्डिंग कर रहे हो उसकी थिकनेस कितनी है उससे तुमको क्या मतलब है? जैसे मान लो कि कोई बहुत बड़ा पार्ट्स है, इतना बड़ा पार्ट्स है, इतना मोटा पार्ट्स है, इतनी चौड़ाई है उसकी, तो उसके अनुसार से तुम क्या करोगे? उसकी बिल्डिंग रोड का साइज थोड़े ना उससे डिसाइड करोगे। डिसाइड तो ये करोगे ना कि बिल्डिंग रोड का साइज क्या है, तो उसके डायमीटर से डिसाइड किया जाता है। ये कहाँ पढ़ लिए तुम कि उसके उसका से लिया जाता है कि जो बिल्डिंग कर रहे हैं, जिस बिल्डिंग पे मटेरियल, जिस मटेरियल पे बिल्डिंग कर रहे हैं उसके अनुसार से लेते हैं। उसके थिकनेस लेते हैं, आपको भेजेंगे स्क्रीनशॉट से। नहीं नहीं, वो एक बार हमको तुम भेजना, उसको चेक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रोड का जो साइज जो हम लोग लेंगे बाबू, वो उसकी वायर के व्यास पे लेंगे। कौन से वायर के व्यास पे? जो जिस वायर से हमारा इलेक्ट्रोड बना हुआ है, समझ रहे हैं? ये सीधा सीधा इलेक्ट्रोड हमारा कितना मोटा चौड़ा है उसके अनुसार से। वैसे आप एक बार हमको इसको भेजिएगा, एक बार हम भी कंफर्म होते हैं उसके बारे में। अगला सवाल था आपका कि इलेक्ट्रोड का उत्पादन 2 स्टैंडर्ड में किया जाता है। लंबाई स्टैंडर्ड की बात कर रहा है तो एक इलेक्ट्रोड आपका 350 mm का आता है, एक 450 mm का आता है। ये 2 स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रोड की लेंथ डिसाइड करने के लिए, या इतने लेंथ का, ये 2 लेंथ का इलेक्ट्रोड मार्केट में उपलब्ध है। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रोड की कोटिंग के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है तो आर्क को स्थिर रखना। ये है कोटिंग का मतलब आप समझ रहे हैं। इलेक्ट्रोड जो आपका होता है, कोई भी वायर होता है उसके अंदर आपने देखा होगा उस वायर के ऊपर कोटिंग किया जाता है ना। जो जो ऊपर जो व्हाइट व्हाइट जो दिखता है आपका इलेक्ट्रोड का वेल्डिंग रॉड के ऊपर, वो कोटिंग होता है। तो उसको पूछ रहा है, तो उसमें आर्क को स्थिर रखना एक उद्देश्य होता है उसमें। अगला सवाल भी नहीं लगाया है। अगला सवाल है आपका कि एक रिविटेड में एक समान पंक्ति में 2 निकटवर्ती रिविट के बीच की दूरी पिच होती है जिसे सीम के समांतर मापा जाता है, प्रायः के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है ये आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, तो वो होगा आपका 3 इंटू रिविट होल का व्यास। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। एक सेकेंड। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि एक रिविट ज्वाइंट में एक रिविट होल के सेंटर से प्लेट के निकटवर्ती एज से न्यूनतम दूरी को कहते हैं, तो उसको मार्जिन कहते हैं। ये सवाल रिपीटेड हो गया क्या? अगला है ये वाला सवाल, देखिएगा ध्यान से। आपको लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, ये सारे ज्वाइंट में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। कह रहा है सवाल है आपका कि एक रिविट ज्वाइंट में लैप के एज के साधारणतः एक दूसरे के ऊपर रखकर रिविट किया जाता है, तो इस ज्वाइंट को क्या कहते हैं? एक दूसरे के ऊपर मान लीजिए एक आपका ये प्लेट है और दूसरा प्लेट आपका ये है ना,
इन दोनों प्लेट को इस प्रकार से रख के रिविट कर दिया जाता है, इस तरह से, है ना। मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके, है ना, रिविट किया जाता है, उसको हम लोग लैप ज्वाइंट कहते हैं। ओवरलैप करेगा तो लैप ज्वाइंट हो जाएगा। अब ओवरलैप करके आप वेल्डिंग भी कीजिएगा तो लैप वेल्डिंग ज्वाइंट हो जाएगा, रिविट कीजिएगा तो रिविट लैप ज्वाइंट हो जाएगा। आप जिससे भी ज्वाइंट कीजिए वो लैप ज्वाइंट होगा। इसी से संबंधित एक और सवाल है कि एक रिविटेड ज्वाइंट में प्लेट को सिरों के साथ मिलाकर रखा जाता है और एक कवर प्लेट लगाकर उसको ज्वाइंट किया जाता है। सिरों के साथ मिलाकर रखा जाता है मतलब समझ लेते हैं हम लोग इसको, जैसे ये हमारा एक पार्ट है ये वाला, और इसके सिरे से ऐसे लगाकर, है ना, इस प्रकार से परपेंडिकुलर में इस प्रकार से या किसी एंगल पे इस प्रकार से जब रख के हम लोग किसी पार्ट को ज्वाइंट करते हैं, या इसके ऊपर से एक कवर देके, कवर देने का कहने का मतलब है कि ये एक तरह से रहेगा और ऊपर से एक और इस पे एक परत चढ़ा देंगे या कवर दे देंगे सपोर्ट के लिए, और फिर उसके बाद उसको बेल्डिंग करेंगे, उसको हम लोग बट ज्वाइंट बोलेंगे। तो लैप ज्वाइंट ओवरलैप करेगा और बट ज्वाइंट में क्या करेगा, कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइंट होगा दो आपस में इस तरह से, तो उसको हम लोग बट ज्वाइंट कहेंगे। अगला है कि एक ही पंक्ति के, ये बीच वाला सवाल है, इसको दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए था सब, लेकिन देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि एक ही पंक्ति में हो निकटवर्ती रिविट के सेंटर से सेंटर की दूरी को, सीधा सीधा से सेंटर के बीच की बोल रहा है, तो आपका पीच उसको बोलते हैं। इसमें से कोई सी को परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। सवाल सही है। अगला सवाल गलत किया 25 नंबर सवाल है आपका कि कटिंग करते समय यदि ब्लो पाइप में बार बार आगे पीछे मूव किया जाए तो बर्फ बनेगा। तो कैसा बर्फ बनेगा ये आपका सवाल है। कर्फ बनेगा, सॉरी बर्फ नहीं है ये, कर्फ बनेगा। तो कैसा बनेगा, तो बड़ा होगा। कर्फ कैसे बनता है ये आपको बताऊंगा। जैसे क्या करता है, जब कटिंग करते समय ब्लो पाइप में बार बार आगे पीछे मूव किया जाता है, जब बार बार आगे पीछे मूव किया जाएगा ब्लो पाइप को, तो इस प्रकार से, जैसे आगे ये कोई पाइप है, इसको इस प्रकार से तो आगे करेंगे तो इस प्रकार से कर्व बन जाता है, बड़ा सा, है ना, आर्क टाइप का, इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से बनता है, इसको बोलते हैं, और बड़ा कर्व बनता है। अगला सवाल है आपका कि कटिंग ब्लो पाइप के टिप में सेंटर होल का कार्य क्या होता है। तो कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है सेंटर होल का। अगला है कि कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए सही फ्लेम क्या है, तो न्यूट्रल फ्लेम। कटिंग के लिए प्री हीटिंग के लिए न्यूट्रल फ्लेम देते हैं, ये आपका वो है। अगला सवाल है आपका कि कास्ट आयरन में दो तत्व होते हैं जिनके कारण उसे गैस कटिंग द्वारा काटना मुश्किल होता है, ये तत्व क्या है। तो सिलिकॉन ग्रेफाइड एक ऐसा दो तत्व है जिन्हें हम लोग गैस कटिंग द्वारा काटना थोड़ा मुश्किल होता है, गैस कटर से नहीं काट पाते हैं। अगला सवाल है कि किसी रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है तो धातु को शीघ्रता से रगड़ने के लिए, शीघ्रता से मेटल रिमूव करने के लिए। अगला सवाल जो गलत किया है वो है, किसके तरफ से आवाज आ रहा है योगेंद्र। अगला सवाल है कि किसी रिमर किए हुए होल में खराब फिनिशिंग आती है, निम्न में से इस दोष के कारण होता है, किस दोष के कारण। तो बोर किए हुए सुराख क्या पर्याप्त रिमिंग अलाउंस, रिमिंग को सही से अलाउंस नहीं मिल पा रहा, इस वजह से हो सकता है। अगला है कोकिंग और फुलरिंग कार्य क्रियाएं जिनका प्रयोग रिविटेड ज्वाइंट बनाने के लिए किया जाता है, रिविटेड ज्वाइंट को बनाने के लिए। तो लीक रोधक है फ्लोरिंग और कोकिंग, उसका इस्तेमाल हम लोग रिविटिंग ज्वाइंट में लीक रोधक बनाने के लिए, यानी कि लीक को रोकने के लिए उपयोग करते हैं। अगला है गैस कटिंग करते समय नोजल को कार्य से 5 mm दूर रखना चाहिए। नोजल मीन्स किसका नोजल, जैसे आप गैस कटिंग करते हैं या गैस वेल्डिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें एक नोजल लगा रहता है जिसमें से गैस फेंकता है। दो तरह के नोजल होते हैं, एक में से ऑक्सीजन फेंकता है और दूसरे में से एसिटिलीन फेंकता है। तो वो उसको कार्य से कितना दूर रखना चाहिए, ये आपका सवाल है। मीन्स कि जिस वर्कपीस पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं या जिस वर्कपीस का कटिंग कर रहे हैं गैस कटर के द्वारा, तो उससे कितना डिस्टेंस पे रखना चाहिए। तो हमारा 5 mm है। 5 mm का मतलब समझ रहे हैं, आधा सेंटीमीटर। तो आधा सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे। अगला है कि गैस कटिंग में टॉप एज पिघलकर गोल हो जाता है। टॉप एज कहने का मतलब कि जहां से आप कटिंग करना स्टार्ट करेंगे जिस सरफेस से, उस सरफेस का सबसे ऊपरी भाग जो कटना स्टार्ट होगा वो क्या होगा, वो गोल में छितरा जाएगा चारों ओर, है ना, तो वो हो जाता है। और काटा गया फेस स्मूथ नहीं है, इसका कारण क्या है, ये आपका सवाल है।
तो बहुत अधिक कटिंग ऑपरेशन प्रेशर, जब बहुत ज़्यादा अधिक कटिंग प्रेशर देंगे तो जहाँ पे भी आपका प्रेशर जाएगा उधर थोड़ा सा काट देगा, थोड़ा सा इधर काट देगा, तो सरफेस कैसे स्मूथ आ पाएगा। तो ये चीज़ है। अगला सवाल है आपका कि गैस कटिंग में यदि बहुत कम ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है तो क्या होता है। तो धातु पूर्णतः नहीं कटेगी। सीधा सीधा अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करेंगे तो आपका गैस कटर जलेगा नहीं, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि अगर कम सप्लाई करेंगे तो आपका गैस कटर में जान नहीं रहेगा। जान नहीं रहेगा मतलब कि उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा कि वो धातु को पूरी रूप से काट दे या जल्दी से काट दे। तो ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत जरूरी है और मात्रा में जरूरी है। अगला सवाल है आपका कि गैस द्वारा काटी गई प्लेट के कट में ग्रूव और खींची हुई लाइनें दिखाई देती हैं, इसका क्या कारण है। जब आप किसी प्लेट जब किसी गैस के द्वारा आप काटते हैं किसी प्लेट के कट में, मतलब किसी प्लेट को काटते हैं तो ग्रूव और खींची हुई लाइन दिखाई देती है। ग्रूव मतलब आप समझ रहे हैं, कोई ग्रूव सा बन जाता है, या फिर एक खींची हुई लाइन दिखाती है। उसका क्या कारण है। तो टीप का कट सरफेस के नजदीक होता है, इस वजह से। कौन सा टीप। वही टीप जो आपके कटर में लगा होता है, जो बिल्कुल वर्क सरफेस के नजदीक होता है, जिसकी वजह से वो नहीं होता है। इसी वजह से ऊपर जो सवाल आपका था कि 5 mm की दूरी पर रखना चाहिए, इसी वजह से। अगला सवाल है आपका कि गैस द्वारा काटी गई प्लेट में कट हाई क्वालिटी का है, यद्यपि वर्टिकल खींची गई लाइन के कारण कुछ सरफेस रफनेस है, इसका कारण क्या होगा है। आपका जो गैस कटिंग कर रहे हैं उस प्लेट में कटिंग जो है आपका हाई क्वालिटी का है, लेकिन उसका सरफेस रफनेस है, उसमें कुछ सरफेस रफनेस है, मीन्स की खुरदुरापन है। उसका क्या कारण है। तो बहुत कम कटिंग स्पीड के कारण ऐसा हो सकता है। अगला है गहरे पानी के नीचे कटिंग के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। गहरे पानी के अंदर, जैसे कि समुंदर के अंदर अगर किसी मटेरियल को आपको काटना है तो किसका प्रयोग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन का क्यों करते हैं ये सवाल आता है। तो आपको पता है कि पानी में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है। अगला बात करेंगे कि जब एक ट्विस्ट ड्रिल जॉब पर रफ सुराख बनाता है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो कटिंग स्पीड ज़्यादा होना भी हो सकता है, या क्लियरेंस एंगल ज़्यादा होना हो सकता है। दोनों चीज़ हो सकते हैं, कम होना नहीं। क्लियरेंस एंगल ज़्यादा होने से भी हो सकता है और कटिंग स्पीड ज़्यादा होने से भी हो सकता है। अगला सवाल है कि टैप द्वारा किसी होल की थ्रेडिंग के बाद यह देखा गया है कि थ्रेड की क्रेस्ट पूरी तरह से आकार में नहीं बनी है ना। जिस आकार में बनना चाहिए था उस आकार में नहीं बनी है। इस दोष के लिए निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि होल का साइज टैप ड्रिल साइज से थोड़ा बड़ा होना, ऐसा होने से ऐसा हो सकता है। ये सवाल रिपीटेड था। अगला है टूल की एक श्रेणी को दिया गया नाम है डॉली। टूल की श्रेणी का एक नाम दिया गया, उसका नाम है डॉली, जिसका प्रयोग किया जाता है। तो सीट मेटल की शेपिंग में डॉली का प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग में हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्क वेल्डिंग में कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं, तो स्टेप डाउन। अगला है आपका कि निम्न में से कौन सा टेम्प्रोरी ज्वाइंट है। तो प्रेस फिट ज्वाइंट को हम लोग टेम्प्रोरी ज्वाइंट कहते हैं। प्रेस फिट मतलब दबा के फिट कर दिया। जैसे आपका दबा के फिट करने वाला क्या क्या होता है, जैसे आपका पानी पीने वाले बोतल का ढक्कन है ना, पानी पीने वो बोतल का ढक्कन जिसको ऐसे दबा के बंद कर देते हैं, इसके बाद खोलते हैं, ऐसे खोलते हैं उठा के, इसके बाद पीते हैं, फिर दबा के बंद कर देते हैं, वो आपका क्या है, टेम्प्रोरी ज्वाइंट है। उस प्रकार के ज्वाइंट को हम लोग टेम्प्रोरी ज्वाइंट बोलते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा परमानेंट प्रकार का फास्टनर है। फास्टनर किसको बोलते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, किसी को परेशानी है फास्टनर क्या होता है। कौन कौन जानता है फास्टनर क्या होता है। कौशिक बताइए फास्टनर क्या होता है। ज्वाइंट न होता है सर। हैं ज्वाइंट किसको ज्वाइंट करते हैं फास्टनर से।
नहीं पता है। फास्टनर का इस्तेमाल हम कहाँ पे कर सकते हैं? सीधा सीधा सवाल, एक एग्जांपल देके बताइए, कहाँ दो पे कर या दो सकते से हैं? दो हैं? या दो से ज्यादा मतलब जो दो या दो से ज्यादा पार्ट को जोड़ने के लिए करते हैं। 2 या 2 से ज्यादा। हमको एग्जांपल बताओ, कोई लाइव एग्जांपल जहाँ पे तुम देखे हो फास्टनर का इस्तेमाल करते हुए। बहुत जगह देखे होगे तुम। जनरल चीजें हैं ये, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बहुत जगह पे। पावर ट्रांसमिशन हम तुम लोग को पढ़ाया है ना, पावर ट्रांसमिशन? नहीं पढ़ा। क्या बात कर रहा है, नहीं पढ़ाए हैं? जरूर पढ़ाए होंगे। पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन आपका सेकेंड ईयर में है क्या? पावर ट्रांसमिशन सेकेंड ईयर में है, लेकिन आप लोग को तभी हम पढ़ाए जरूर होंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी है पावर ट्रांसमिशन। हाँ, सेकेंड ईयर में। देखिए, फास्टनर का लाइव एग्जांपल आपका ये हो जाएगा। सबसे पहले तो जैसे आपने बेल्ट ड्राइव देखा होगा कहीं पे, तो जब बेल्ट टूट जाता है या बेल्ट बड़ा हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, बेल्ट को काट के थोड़ा सा हटाते हैं और उसको फिर क्या है, उसके ऊपर एक दूसरा बेल्ट रख के सी देते हैं या कस देते हैं। वो भी एक तरह का फास्टनर है। इसके बाद दूसरा फास्टनर आपको बताता हूँ। आपने डीजल इंजन देखा होगा जहाँ पे बोर के अंदर से पानी निकालते हैं, तो डीजल इंजन से कनेक्टेड रहता है पंखी, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। और मशीन से लेके पंखी तक का जो पावर ट्रांसमिशन जो होता है, रोटेटिंग पावर को ट्रांसमिट करने के लिए आपने देखा होगा वहाँ पे फास्टनर लगाते हैं, उसको फास्टनर बोलते हैं ना। उसको उस फास्टनर से क्या करते हैं कि हम लोग मशीन के जो शाफ्ट जो होता है या मूविंग पार्ट्स जो होता है, फास्टनर का एक सिरा इसमें जोड़ते हैं और फास्टनर का दूसरा सिरा जो है वो हम लोग पंखी में जोड़ते हैं, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं, जो पानी अंदर से निकालने का काम करता है। वो भी एक तरह का फास्टनर है। फास्टनर बहुत तरह की चीज होता है। रिविट को भी हम फास्टनर में ले सकते हैं कि रिविट भी क्या करता है, दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइंट करता है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका शर्ट जो है वो कहीं से फट जाता है ना, मान लीजिए शर्ट अगर बीच में से कहीं से फट गया, तो उसके जगह जो हम लोग बोलते हैं कि प्यून लगा ले या प्यून साट ले, जिसको बोलते हैं कि प्यून लगा लो, या कोई उसके जगह पे कोई अलग से कपड़ा रख के उसको सी देते हैं, वो भी एक तरह का फास्टनर ही है। तो फास्टनर का इस्तेमाल हम लोग दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, इन सब चीज में और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने जीवन में और जब देखेंगे आगे चल के लाइव एग्जांपल चलते घूमते, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा। फास्टनर एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जिसका इस्तेमाल जो है वो लगभग हर फील्ड में किया जाता है। इलेक्ट्रिकल से लेके, मैकेनिकल से लेके, ऑटोमोबाइल से लेके, डीजल मैकेनिक से लेके, लगभग सारे ब्रांच में इसका इस्तेमाल है और इसके बारे में पढ़ना भी है। और फास्टनर एक छोटा सा चीज नहीं है, फास्टनर बहुत तरह के होते हैं। और फास्टनर एक समझो कि अगर फास्टनर से अगर चैप्टर बनाया जाए तो एक ब्राइट चैप्टर बन जाए, बड़ा चैप्टर बन जाए उसका। इतना चीज है और इतने तरह के फास्टनर है। तो फास्टनर आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें आपको पूछेगा कि सेमी परमानेंट फास्टनर कौन है, परमानेंट फास्टनर कौन है। तो सेमी परमानेंट फास्टनर में वैसे फास्टनर, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमने अभी डीजल इंजन का एग्जांपल दिया आपको, सेंट्रीफ्यूगल पंप तक जो पावर को ट्रांसमिट जो करता है, मीन्स रोटेटिंग पार्ट्स को मशीन वाले से को पंखी से जोड़ने के लिए जो फास्टनर लगाते हैं उसमें उसमें हम लोग क्या करते हैं, नट बोल्ट से फास्टनर को जोड़ते हैं या कसते हैं, है ना। डीजल इंजन में भी कसते हैं और सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी कसते हैं। तो आपका सेमी परमानेंट हो गया वो, मीन्स कि उसको जब चाहे तब उसको खोल के निकाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। रिविट आपका परमानेंट फास्टनर हो गया। परमानेंट इसलिए क्योंकि आपको पता है कि रिविट में नट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रिविट ज्वाइंट में हम लोग बॉल पिन हैमर के द्वारा से हम लोग उसको ठोक के उसको फैला के और परमानेंट ज्वाइंट करते हैं। तो रिविट आपका परमानेंट प्रकार का फास्टनर हो जाएगा। अब कहेगा कि बेल्डिंग भी तो जोड़ने का काम करता है, ये सवाल आता है, आपके मन में आना भी चाहिए था कि बेल्डिंग तो भी तो जोड़ने का काम करता है सर, तो बेल्डिंग को फास्टनर में रख सकते हैं क्या? तो नहीं, बेल्डिंग को हम लोग फास्टनर में नहीं रख सकते।
बिल्डिंग एक अलग चीज है, वो परमानेंट ज्वाइंट करता है, और बिल्डिंग अलग चीज है। फास्टनर का मतलब होता है कि एक अलग एलिमेंट है जो दो पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना। तो बिल्डिंग को हम लोग फास्टनर के कैटेगरी में नहीं रख सकते। चलिए अगला सवाल है आपका कि एक रिविट ज्वाइंट में रिविट का व्यास डी दिया हुआ है और उसका जो प्लेट का जो थिकनेस है वो टी है, तो आर्विन का नियम क्या है? आर्विन का नियम है वो आपका ये डायमीटर निकालने का फॉर्मूले का है कि किसी भी रिविट का व्यास निकालने का क्या फार्मूला हो सकता है, वो आर्विन ने दिया है। आर्विन एक साइंटिस्ट का नाम है। तो वो जो फार्मूला जो होता है आपका वो D = 6√T होता है। ये सबसे ज्यादा ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। सवाल आपसे ये रहेगा कि या तो आपको थिकनेस दे दिया जाएगा, किसी रिविट का बोल देगा आपका कि किसी रिविट का थिकनेस 4 mm है थिकनेस, और तो उसकी डाया निकालिए, बस इतना ही दिया रहेगा। तो आपको दिमाग में अरे ये तो क्वेश्चन ही अधूरा है, खाली एक ही चीज दिया है, एक ही चीज से दूसरा चीज कैसे निकाल देंगे, कम से कम एक और दो चीज और रहना चाहिए था ना, गुना भागा करते थे। नहीं, आपको अगर थिकनेस दे दिया तो आपसे डायमीटर पूछ देगा, और अगर डायमीटर दे दिया तो थिकनेस पूछ देगा। बात समझ रहे हैं हमारी? डायमीटर दे देगा, आपको कहेगा कि इसका 10 mm डायमीटर है तो इसकी थिकनेस बताइए, इस रिविट का थिकनेस बताइए। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे भी कीजिए, इसको याद कर लीजिए। और रिविट का जो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, किसी रिविट का डायमीटर आपसे पूछा जाएगा या फिर उसकी थिकनेस पूछा जाएगा। ये दो सवाल बहुत ज्यादा आएंगे आपके, तो इसको आप लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि यदि एक श्रमिक को बिजली के झटका से पीड़ित है, यानी बिजली का झटका उसका लगा हुआ है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी किसी को जब बिजली लगती है तो कभी भी उस पर ठंडे पानी नहीं छिड़कने चाहिए। समझ रहे हैं आप? और आग से जले हुए को भी, अगर किसी को आग से जल जाता है या बिजली से जला हुआ है तो कभी भी उसको ठंडा पानी नहीं छिड़कना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए कि उसके ऊपर एक चादर लपेट देना चाहिए, चादर से, कॉटन वाले चादर से, लैनून वाले से नहीं, ऐसा नहीं कि चादर में किसी भी चादर से ढक दिए, कॉटन वाले से जो कि चिपकता नहीं है, सटता नहीं है ना, और जलता भी है तो वो सिर्फ वही जलेगा, ये नहीं कि अपने साथ साथ और को सटा लेगा जैसे नैलून करता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। क्या करना है कि उसे एक तो गर्म रखना है, मीन्स उसको अचानक से ठंडा पैलेस में नहीं लेके जाना है, नहीं तो क्या होगा कि वो और जल्दी मर जाएगा या उसका जख्म जो है वो पूरा पक जाएगा। आपको पता है जब पूरी बॉडी में जख्म पक जाएगा तो फिर कोई चांस नहीं रहेगा बचने का। तो इस वजह से उसको ठंडा पानी से कभी नहीं नहलाना चाहिए या देना चाहिए। पहली चीज, उसको गर्म स्थान पे रखना चाहिए। और अगला है कि आपको उसको कॉटन के कपड़े से ढकना चाहिए, कॉटन के कपड़े से या फिर कुछ ऐसे चीज से जो गर्म रखता हो, है ना, उससे उसको ढक के छोड़ना चाहिए। स्टार्टिंग में उसको थोड़ी तकलीफ होती है, जैसे आपको जल जाएगा, आप एक तो जले हुए हैं, पूरा शरीर भुनाए हुआ है, आपको लगा कहीं जाके किसी ठंडे पानी के कुएं में कूद जाए, लेकिन वैसे स्थिति में क्या होता है कि आप कुएं में कूद तो जाएंगे लेकिन बाद में आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए कि आप किसी भी गर्म कपड़े से, जैसे सूती का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, कंबल हो गया, बेडशीट हो गया, इन सब चीज़ों को ओढ़ लेना चाहिए और ओढ़ के थोड़ा देर बैठना चाहिए। आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, थोड़ा देर के लिए दिक्कत होगा, लेकिन वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज़ जो है वो जनरल चीज़ें हैं। आपको ये चीज़ बिजली का झटका लगा हुआ, आग से जला हुआ आदमी कहीं भी मिल सकता है, तो इस तरह का बात दिमाग में होना चाहिए। अगला है कि यदि फ्लेम के इनर कोन की लंबाई L mm है तो टिप से धातु की दूरी होनी चाहिए। तो L + 2 mm इसका फार्मूला होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, उसमें +2 कर देना है सिर्फ। वेल्डिंग मशीन का साइज निर्धारित होता है तो आउटपुट एम्पियर से, है ना, एम्पियरेज लिखा गया है। आउटपुट एम्पियर से वेल्डिंग मशीन का साइज निर्धारित होता है, मतलब उसका कितना बड़ा वेल्डिंग मशीन है उससे कोई मतलब नहीं है, वो आउटपुट कितना देता है ये मैटर करता है। तो उसके आउटपुट से हम लोग, आउटपुट एम्पियर से हम लोग उसका वेल्डिंग मशीन का वो करेंगे।
अगला सवाल है कि वेल्डिंग मशीन जिसका प्रयोग एसी वेल्डिंग सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है वो होती है। तो आपका रेक्टिफायर सेट होता है। अगला है वेल्डिंग शॉप में किस प्रकार के फायर अग्निशामक जिसको बोलते हैं किसका प्रयोग किया जाता है? तो CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम लोग करते हैं बिल्डिंग शॉप में, है ना। हमारे अपने यहाँ जो लगा हुआ है अपने वर्कशॉप में जो अग्निशामक यंत्र जो लटकाया हुआ है वो भी CO2 वाला ही है, तो ये ध्यान रखना है। अगला है कि एक पोजीशन है जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान है, तो फ्लैट पोजीशन है वो। ये सवाल में किसी को दिक्कत नहीं है। फ्लैट पोजीशन मतलब कोई फ्लैट सरफेस है उस पर वेल्डिंग करना आसान है, वही कोई इसे लटका के रखा हुआ है उस पर करना थोड़ा मुश्किल होगा। कोई हॉरिजॉन्टल में ऐसे कहीं पे सरफेस पे रखा हुआ है, ऊंचा पे रखा हुआ है, उसको दिक्कत होगा। किसी एंगल पे रखा हुआ है तो उसको वेल्डिंग करने में दिक्कत होगा। तो सबसे आसान जो वेल्डिंग करने का जो आसान जो होता है वो आपका फ्लैट सरफेस को करने में होता है। अब इन सारे सवाल में किसी को कोई परेशानी, उस सवाल का स्क्रीनशॉट हमको अमन भेज देगा, हम देख लेंगे उसको एक बार। और किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। नहीं सर। हाँ, एक सवाल है टुन्नू के लिए। ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए किस प्रकार के चीजल का प्रयोग करते हैं? टुन्नू कुमार बताइए। टुन्नू, आवाज आ रहा है? आवाज नहीं जा रहा है क्या? आवाज जा रहा है ना जी? सो तो क्या लगता है। हाँ सर, हम लोग के पास तो आ रहा है। बोलो तो ना।